हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानीराम डाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज अपने फ्रूट क्रॉप में सबसे पहले जो फ्रूट क्रॉप है, फर्स्ट फ्रूट क्रॉप है मैंगो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैंगो जो है वो फ्रूट क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। एक तो क्या है, जो पॉपुलेशन है उसके द्वारा सबसे ज्यादा जो लाइकनेस मिलती है किसी फ्रूट को, या बहुत सारे लोग जिसे बोलते हैं फेवरेट फ्रूट, तो फेवरेट जो फ्रूट है वो सबसे ज्यादा लोगों का मैंगो ही रहता है। और मैंगो के सीजन का हम वेट भी करते रहते हैं। इंडियंस होते हैं वो मैंगो को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, इसीलिए तो अपने किंग ऑफ फ्रूट और नेशनल फ्रूट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आज की अपनी जो फ्रूट क्रॉप रहने वाली है वो कौन सी है? मैंगो। देखो, अपने सबसे पहले मैंगो के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना, इंट्रोडक्शन पे अपना डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले बात करता हूं। देखो, मैंगो को कुछ अलग से एक आइडेंटिटी दी गई है, या फिर एक अलग से डिग्री दी गई है, या फिर इसके कुछ सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो मैंगो को नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेशनल, विच वन इज नोन एज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? दैट इज मैंगो। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मैंगो का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मैंगो एक्सपोर्ट किया जाता है वो भी इंडिया के द्वारा किया जाता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 41% मैंगो प्रोड्यूस करता है और अबाउट 50% है वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नेशनल फ्रूट। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, कीवी फ्रूट है वो न्यूजीलैंड का नेशनल फ्रूट है। हम जब कीवी फ्रूट खाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड हमारे माइंड में आता है। वैसे ही वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में कोई मैंगो ईटिंग कर रहा है, मैंगो खा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं इंडिया की याद आती है। ये हमारा नेशनल फ्रूट है। ठीक है, दूसरा, इसको किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं। इंडिया में जो मेजोरिटी है उसके द्वारा जो सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला फ्रूट है वो कौन सा है? मैंगो ही है। सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला फ्रूट है वो मैंगो है, और इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। इवन एडवर्टाइजमेंट तक ऐसे आते हैं जिनके अंदर ये दिखाया जाता है कि जो हम फाइटिंग है वो बाद में करेंगे, पहले मैंगो का सीजन है, अभी अपने मैंगो खा लेते हैं ना। तो मैंगो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में, इसलिए इसको इंडिया में किंग ऑफ फ्रूट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इसको बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं। वाई वी कैन से बाथरूम फ्रूट? देखो, बाथरूम फ्रूट कहने का रीजन क्या होता है? मैंगो का असली मजा लेना है तो हम क्या है, अकेले में मैंगो खाएं तो ज्यादा बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको जब खाते हैं पूरे मजे के साथ खाते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, तो हाथ वाथ गंदे हो जाते हैं। अगर हमें किसी पब्लिक पैलेस में खाना हो तो हमें मैंगो का पूरा टेस्ट नहीं मिल पाता है, हम उसका पूरा मजा नहीं ले पाते। इससे बढ़िया ये होता है कि अगर हम बाथरूम में जाके उसको खाएं अच्छी तरह से, है ना, जब तक स्टोन को अपने ढंग से चूस नहीं लेते हैं तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते मैंगो का ना। क्यों? क्योंकि टेस्ट ही कुछ ऐसा होता है। तो वो अगर आपको टेस्ट लेना है तो बाथरूम में जाके हाथ वाथ गंदे हो गए फिर धो के बाहर आ जाइए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बाथरूम फ्रूट भी बोला जाता है। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। तो वी कैन से मैंगो इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ फ्रूट, बाथरूम फ्रूट एंड नेशनल फ्रूट। अब अपने इसके बॉटनिकल इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट बॉटनिकल नेम। आई थिंक आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे बॉटनिकल नेम, क्योंकि ये तो एक बहुत ही कॉमन क्रॉप है। इसका बॉटनिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट फैमिली की बात करें तो देखो, इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है? एनाकार्डियेसी है ना। फैमिली है वो कौन सी है? एनाकार्डियेसी। और एनाकार्डियेसी फैमिली में इंडिया एक लीडिंग कंट्री है, यानी दादा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडिया वर्ल्ड का 41% मैंगो प्रोड्यूस करता है। 41% मैंगो प्रोड्यूस करता है और मोर देन 50% है वो एक्सपोर्ट भी करता है। टोटल वर्ल्ड का जो मैंगो है, तो दादा हुआ या नहीं हुआ? और एनाकार्डियेसी फैमिली से ही जो दूसरा कमर्शियल फ्रूट है या दूसरा जो कमर्शियल क्रॉप है वो बिलोंग करती है, वो है केसोनट। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केसोनट प्रोड्यूस करता है। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अबाउट 65% जो एक्सपोर्ट होता है, जो केसव नट का जो एक्सपोर्ट होता है 65% वो इंडिया से ही होता है। और इंडिया के अंदर इसको डॉलर अर्निंग क्रॉप्स भी बोला जाता है केसव नट को। तो केसव नट भी इंडिया में बहुत प्रोड्यूस होता है और मैंगो भी बहुत प्रोड्यूस होता है और बहुत एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये कह सकते हैं कि हम एनाकार्डियेसी में क्या है, अपने आप में लीडर हैं या फिर हम दादा है। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो मैंगो का जो ओरिजिन है वो इंडिया बर्मा है, यानी इंडिया टू बर्मा रीजन है वो मैंगो का ओरिजिन पहले से। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज होम ऑफ मैंगो। इंडिया को होम ऑफ मैंगो भी बोला जाता है क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे
इंडिया में मैंगो की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इवन आप अपने लोकल मार्केट में भी देखोगे तो मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि मैंगो का ओरिजिन ही कहां से हुआ है? इंडो बर्मा रीजन से हुआ है, यानी इंडिया है वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। इसीलिए हम होम ऑफ मैंगो किसको बोलेंगे? इंडिया को बोलेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें क्रोमोजोम नंबर। मैंगो के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं, ये मैंगो होता है ये टेट्राप्लॉइड होता है, और टेट्राप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर कितने हो गए? 40। अब आपसे बेसिक क्रोमोजोम नंबर या हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर पूछ ले तो जितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं उसको उतने ही प्लॉइडी लेवल से डिवाइड कर दिया जाता है। टेट्राप्लॉइड है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर कितना हो गया? 10। हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? इसमें 10 होता है, ठीक है। और वैसे ये क्या होता है? टेट्राप्लॉइड। तो क्रोमोजोम नंबर इक्वल टू 40, और बेसिक या फिर हैप्लॉइड की बात करें तो कितना होता है? 10। और अब इसमें ये जो पॉलीप्लॉइडी है, ये किस तरह की पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है? एलो पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। अब ये एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, इसका जो डिस्कशन है वो तो ब्रीडिंग के अंदर होना है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जिस समय डिवीजन होता है ना, मियोसिस होता है, तो उस समय क्या है, अगर इरेगुलर या फिर अनकंट्रोल डिवीजन हो जाता है तो उसकी वजह से अगर पॉलीप्लॉइडी जनरेट होती है तो उसको तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोल देते हैं। और अगर किसी दूसरी स्पीसीज के साथ क्रॉस की वजह से प्लॉइडी लेवल में चेंजेस आ जाते हैं, अगर किसी दूसरी स्पीसीज के साथ क्रॉस करवाने से प्लॉइडी लेवल में चेंजेस आ जाते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? अगर उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? एलो पॉलीप्लॉइडी। यानी किसी दूसरे की वजह से प्लॉइडी लेवल चेंज हो गया तो वो एलो पॉलीप्लॉइडी, और खुद के ही डिवीजन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो मैंगो किसका एग्जाम्पल है? एक एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपने बात करें टाइप ऑफ फ्रूट। वैसे अपने ये लेक्चर पहले हो चुका है टाइप ऑफ फ्रूट, और उसमें बताया है कि कौन सा फ्रूट किस टाइप का होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। मैंगो का जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रुप, जिसका एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प है ना, जिसका एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प यानी पेरिकार्प के 3 लेयर्स होते हैं। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये तीनों बिल्कुल सेपरेट है, क्लियर कट है, तो उसको अपने ड्रुप बोलते हैं। तो इसका जो मैंगो का फ्रूट का टाइप होता है वो ड्रुप। आप इसमें देखेंगे तो जो छिलका है वो एपिकार्प है, जो पील है वो एपिकार्प है, पल्प है वो मीजोकार्प है, और जो सीड के साथ अटैच रहता है वो एंडोकार्प है। सीड के साथ जो लेयर अटैच रहती है वो एंडोकार्प है। तो तीनों लेयर है बिल्कुल सेपरेट है, तो इसके फ्रूट का टाइप कौन सा हो जाएगा? ड्रुप हो जाएगा। और मैंगो में जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? पल्प, और पल्प बोले तो मीजोकार्प। अब आपसे पूछ ले मैंगो में एडिबल पार्ट कौन सा है, तो मैंगो का एडिबल पार्ट आप कौन सा बताएंगे? मीजोकार्प। मैंगो का एडिबल पार्ट आप कौन सा बताएंगे? मीजोकार्प है, और टाइप ऑफ फ्रूट है वो कौन सा हो जाएगा? ड्रुप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यानी सीरीज ऑफ फ्लावर या फिर क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स है वो कौन सा है, कौन से टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है? तो मैंगो में जो इनफ्लोरेसेंस टाइप होता है वो कौन सा होता है? पेनिकल टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है। इनफ्लोरेसेंस टाइप कौन सा होगा? यहां पर पेनिकल टाइप का इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ये मैंगो का थोड़ा सा बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। अब अपने इसके जनरल इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, इसके स्टेटस की भी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है एरिया से रिलेटेड बात। तो देखो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये अपने बात कर चुके हैं। लीडिंग एक्सपोर्टर भी है, ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट दिया हुआ है इंडिया के अंदर जो मैंगो प्रोडक्शन के मामले में लीडिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। इवन एरिया में भी, एरिया एंड प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो यूपी है, सेकंड आंध्र प्रदेश है, ठीक है। बाकी और जो इन लिस्ट है वो डेटा में कर लेंगे किसका क्या पोजीशन है, बट अपने लीडिंग स्टेट की बात करें, चाहे इवन अपने एरिया की बात करें या फिर अपने प्रोडक्शन की बात करें, तो लीडिंग स्टेट कौन सा है? यूपी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने थोड़ा सा अगर मैं आपको मैंगो का स्टेटिकल स्टेटस बताऊं, है ना, मैंगो का फिलहाल इंडिया में क्या स्टेटस है, तो देखो मैं इस स्लाइड के जरिए आपको बता देता हूं। इस स्लाइड से मैं आपको थोड़ी पूरी आपको डिटेल बता देता हूं, सिर्फ मैंगो को टारगेट करते हुए। देखो मैंगो का जो एरिया है वो इंडिया के अंदर है 2258.1000 हेक्टेयर। ये जो एरिया दिया हुआ है ये 1000 हेक्टेयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में मैंगो के अंडर में जो एरिया आता है वो 2258.1000 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है। यहां मैंने जो पर्पल, मतलब यहां पे ये डेटा को पर्पल थोड़ा सा बोल्ड किया है यहां पे, इसका जो पर्पज है वो ये है कि जो मैंगो है
टोटल इंडिया में जितने फ्रूट है उनका जो एरिया है उसमें सबसे लीडिंग है। यानी इंडिया में अगर एरिया वाइज लीडिंग फ्रूट देखा जाए या इंडिया में फ्रूट के अंडर में मैक्सिमम एरिया कौन से पर्टिकुलर फ्रूट का आता है तो वो मैंगो का आता है। मैंगो जो है वो टोटल फ्रूट एरिया का 34.7% शेयर करता है। यानी इंडिया में जो फ्रूट के अंडर में टोटल एरिया आता है उसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है मैंगो का है 34.7% है। ठीक है, एरिया में फर्स्ट पोजीशन पे है मैंगो। नेक्स्ट अपने बात करें प्रोडक्शन में, तो जो मैंगो है उसका प्रोडक्शन होता है 21,822.3 थाउजेंड मेट्रिक टन। जो डेटा है वो किसमें है, 1000 मेट्रिक टन के अंदर है। ठीक है, तो इंडिया में मैंगो का जो प्रोडक्शन होता है वो 21,822.3 थाउजेंड मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। जो अगर फ्रूट में प्रोडक्शन में देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे है अपना बनाना। बनाना का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 30,807.5 थाउजेंड मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। और ये टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन के अंदर है बनाना और सेकंड पोजीशन के अंदर कौन सा आता है, मैंगो। तो मैंगो बाय प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो सेकंड पोजीशन में है और बाय एरिया के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट पोजीशन में है। देखो बनाना टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का शेयर करता है 31.6%। कितना शेयर करता है, 31.6% शेयर करता है। और मैंगो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 22.4% शेयर करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में फर्स्ट बनाना है और मैंगो सेकंड पे है। एरिया में अगर बात करें तो फर्स्ट कौन सा है अपना, फर्स्ट है वो मैंगो है। अब देखो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मैंगो की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी यहां मेट्रिक टन पर हेक्टेयर में दी हुई है। जो प्रोडक्टिविटी है वो किसमें दी हुई है, मेट्रिक टन पर हेक्टेयर में दी हुई है। और जो मैंगो है उसकी प्रोडक्टिविटी है वो 9.7 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी मींस क्या होता है, पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। तो प्रोडक्टिविटी 9.7 है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में मैंगो पीछे है। ठीक है, अगर हम लीडिंग प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो फ्रूट है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है वो पपाया की होती है। प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट पोजीशन पे पपाया है और सेकंड पोजीशन पे बनाना है। मैंगो का नंबर काफी पीछे आता है, इसलिए यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बात कर लेता हूं। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर मैंने एज ए डेमो लेक्चर बनाया है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जेआरएफ है या नेट है या किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ये जो कोर्स है जिसके लिए मैंने यहां पर डेमो लेक्चर तैयार किया है वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो लेक्चर है ये हॉर्टिकल्चर जेआरएफ के लिए तैयार किया गया है। और आप घर बैठे अगर जेआरएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आज ही विजिट कर सकते हैं www.onlineagriculture.org पे। ठीक है, और ऑनलाइन एग्रीकल्चर का जो एप्लीकेशन है वो भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको हॉर्टिकल्चर जेआरएफ का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। अभी ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसको कंप्लीट करने में अपने लगभग 4 मंथ का टाइम लगेगा। और इसमें हमारी जो टीम है वो पूरा मिलकर इस कोर्स को करवाएगी, क्योंकि जेआरएफ का कोर्स इतना छोटा तो होता नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही पर्सन करवा दे। ठीक है, तो जेआरएफ की अगर आप हॉर्टिकल्चर जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक डेमो लेक्चर की तरह एक आधे और भी डेमो लेक्चर अपने यहां पर अपलोड करेंगे। बट देखो, अगर आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेबसाइट या ऐप पे विजिट करते हैं तो वहां पे हर सब्जेक्ट में जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो डेमो लेक्चर ही होगा, वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको वेब या ऐप का लिंक चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 9511593126 पर। ये व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं ना। उसके अलावा और भी कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है किसी भी तरह का, तो उन सभी की तैयारी के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर पर ऑल कोर्स अवेलेबल है। आप अपने घर बैठे ही किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट ये जो लेक्चर है ये मेरा जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए एक डेमो लेक्चर है। देखो, फ्रूट में एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है मैंगो, और आज हमने वो ही स्टार्ट किया। काफी लेंथी क्रॉप है, 3-4 लेक्चर अपने कम से कम लेंगे। ये 3-4 लेक्चर में ये क्रॉप जाके कवर होगी, क्योंकि फ्रूट में इंपॉर्टेंट क्रॉप में से एक है। जैसे अपने बात करें मैंगो, बनाना,
पपाया, एप्पल, तो ग्रेप्स ये और सिट्रस, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो काफी लेंथी भी रहेगी और काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगी, मतलब अगर हम जेआरएफ के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, चलो वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने यहां पर मैंगो का इंडिया में क्या स्टेटस है वो आपको बता दिया। मैंगो का इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या सिनेरियो है, उस पर हमने डिस्कस किया। अब वापस अपने इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मैंगो प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में होता है, और इंडिया के अंदर जो लीडिंग स्टेट है वो यूपी है। बाकी जो सिनेरियो था वो मैंने आपको स्टैटिस्टिकल डेटा में शो कर दिया है। नेक्स्ट है, मैंगो इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। मैंगो इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। मैंगो जो है वो विटामिन ए का रिच सोर्स है। इवन ये एक अमंग जो टोटल जो फ्रूट है उनके बीच भी सबसे रिचेस्ट सोर्स है। जितने भी फ्रूट है उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ए कंटेंट मैंगो में ही देखने को मिलता है। तो मैंगो इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए अमंग फ्रूट्स। जितने भी फ्रूट्स है उनमें सबसे ज्यादा जो विटामिन ए कंटेंट है वो मैंगो में होता है। और मैंगो में विटामिन ए कंटेंट कितना होता है? 4800 IU। यहां आयु का क्या मीन्स होता है? इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो मिलीग्राम से भी छोटी होती है। अगर हम 1 इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो इसमें अगर मिलीग्राम आप देखोगे तो 0.003 मिलीग्राम ही होता है। 0.003 मिलीग्राम ही होता है। तो ये एक छोटी यूनिट होती है ना, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो फ्रूट में सबसे ज्यादा अगर विटामिन ए कंटेंट देखने को मिले तो आपको मैंगो में देखने को मिलेगा 4800 IU, और सेकंड पोजीशन पे आप देखोगे तो पपाया में होता है 2020 IU होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो मैंगो के अंदर होता है और उसके बाद पपाया में। अब देखो, विटामिन जो ए होता है उसका जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनोल होता है। विटामिन ए जो है उसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? रेटिनोल होता है। ठीक है, बट उसका जो प्रीकर्सर होता है वो होता है केरोटीन। अब केरोटीन को भी विटामिन ए बोल सकते हैं क्योंकि वो विटामिन ए की तरह ही वर्क करने वाला है। ठीक है, तो केरोटीन भी विटामिन ए है और रेटिनोल भी विटामिन ए है। बट केरोटीन विटामिन ए होने के साथ साथ में एक पिगमेंट भी है, और जिसमें भी प्रेजेंट हुआ उसमें येलो गोल्डन कलर देगा ही देगा। तो कोई भी गोल्डन कलर का या येलो कलर का फ्रूट है तो वो विटामिन ए का रिच सोर्स ही होता है। जो भी गोल्डन और येलो कलर के फ्रूट होते हैं वो विटामिन ए के गुड सोर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंगो भी गोल्डन कलर का है और इधर पपाया भी येलो कलर का है, तो इनमें विटामिन ए कंटेंट अच्छा देखने को मिलता है। बट आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, आपने ये भी जनरली देखा होगा, सुना होगा कि जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो भी विटामिन ए के बढ़िया सोर्स होते हैं। बट लीफी वेजिटेबल में तो ग्रीन कलर होता है, येलो तो नहीं होता। तो जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर जो विटामिन ए कंटेंट होता है वो एज ए रेटिनोल फॉर्म होता है, एज ए रेटिनोल फॉर्म होता है। और जो येलो कलर के फ्रूट वेजिटेबल है जो विटामिन ए के रिच सोर्स होते हैं उनके अंदर जो विटामिन ए कंटेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? केरोटीन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? केरोटीन फॉर्म के अंदर होता है। तो अब आपसे पूछ ले कि मैंगो में येलो कलर किसकी वजह से होता है? येलो कलर ऑफ मैंगो इज ड्यू टू कौन से कंपाउंड की वजह से होगा? केरोटीन। और केरोटीन की कौन सी फॉर्म की वजह से होगा? बीटा कैरोटीन की वजह से। तो येलो कलर ऑफ मैंगो इज ड्यू टू द बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, और लीफी वेजिटेबल भी विटामिन ए के रिच सोर्स है और उनमें विटामिन ए किस फॉर्म में आपको मिलेगा? रेटिनोल फॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें, जो अनमेच्योर मैंगो होते हैं या ग्रीन मैंगो होते हैं उनके अंदर विटामिन सी कंटेंट ज्यादा होता है। विटामिन सी कंटेंट ज्यादा होता है। अब मैंगो के अंदर भी मैं बात करूं तो मैंगो की जो मलिका वैरायटी है, मैंगो की जो मलिका वैरायटी है वो विटामिन ए की रिच सोर्स है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है उसमें विटामिन सी कंटेंट अच्छा होता है। बॉम्बे ग्रीन में विटामिन सी कंटेंट अच्छा होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी मैंगो की जो वैरायटियां होती है उनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी जो होता है वो बॉम्बे ग्रीन में होता है। और जो मैंगो की वैरायटी है उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ए कंटेंट की बात करें तो मलिका में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैंगो इज यूज एज ए फ्रेश फ्रूट, अमचूर, पिकल, कैनिंग, बेवरेज एंड ड्राई प्रोडक्ट। मैंगो है, इसके डिफरेंट यूजेज होते हैं। फ्रेश ईटिंग में काम में लेते हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे बेवरेज, जैसे आप स्लाइस माजा लेते हो ना तो आरटीएस है, स्क्वेस है, सिरप है, ये बनते हैं। उसके अलावा जो अनमेच्योर मैंगो होता है उससे पिकल बनता है। उसके अलावा उसको एज ए वेजिटेबल भी अपने काम में लेते हैं। उसके अलावा जैसे केरी पन्ना के नाम से भी प्रोडक्ट तैयार होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बेवरेज है, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट। उसके अलावा अमचूर बनता है, ड्राई मैंगो बनते हैं। उसके अलावा मैंगो का जो पल्प होता है उसकी कैनिंग होती है जिसको अपने कैंड मैंगो या मैंगो पल्प बोल देते हैं।
जितने भी टोटल फ्रूट है उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी फ्रूट की प्रोसेसिंग होती है तो मैंगो की ही प्रोसेसिंग होती है। और इंडिया से जितने भी प्रोसेस फ्रूट प्रोडक्ट है उनमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो मैंगो पल्प यानी कैंड मैंगो ही होता है। तो अपने ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग प्रोडक्ट कौन से फ्रूट के एक्सपोर्ट होते हैं, मैंगो के होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग भी किसमें होती है, मैंगो में होती है। और जिसमें से कैंड मैंगो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, उनकी पॉपुलरिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा है। और इंडिया का मैंगो तो पूरे वर्ल्ड में वैसे ही फेमस है, तो इसकी तो हमेशा ही डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, जो मैंने बताया वही यहां पे नीचे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एरिया, मैक्सिमम एरिया कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन में, सेकंड पोजीशन में है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको स्टैटिकल जो डेटा था उसमें शो कर चुका हूं। नेक्स्ट, जो किंग अकबर थे उन्होंने क्या किया, बिहार में जो मैंगो है उसके 1 लाख के प्लांट है उनकी प्लांटिंग करवाई थी। 1 लाख 1 लाख जो मैंगो प्लांट है उनकी प्लांटिंग करवाई थी। और जिस एरिया में ये प्लांटिंग करवाई, बिहार में करवाई थी, जिस एरिया में ये प्लांटिंग करवाई थी उसको लक्की बाग से जानते हैं। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है लक्की बाग इज एसोसिएटेड विथ विच फ्रूट, तो कौन से फ्रूट के साथ इसका एसोसिएशन है, तो मैंगो के साथ है। और लक्की बाग है वो किसने तैयार करवाया था, वो अकबर ने प्रिपेयर करवाया था ना, अकबर ने तैयार करवाया था अपने, उसका जो रूलिंग टाइम था उस टाइम इन्होंने ये प्लांटिंग करवाई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सॉरी मैंगो के जो स्टैटिकल डेटा है मैं शो कर चुका हूं। नेक्स्ट और अपने इसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है उस पर और डिस्कस करते हैं। TSS कंटेंट ऑफ मैंगो, TSS जो कंटेंट होता है, फुल फॉर्म ऑफ TSS इज टोटल सोल्यूबल सॉलिड। और अपने ये जानते भी है जब अपने टोटल सोल्यूबल सॉलिड किसी फ्रूट का या वेजिटेबल का अगर हम टोटल सोल्यूबल सॉलिड निकालते हैं, अगर टोटल सोल्यूबल सॉलिड निकालते हैं तो उसमें जो मेन चीज आती है वो कौन सी आती है, जो सोल्यूबल शुगर होती है वही आती है, जो कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल होता है मेनली वही आता है। तो हम TSS से कहीं ना कहीं उसके स्वीटनेस का भी आइडिया तो लगाते हैं। तो मैंगो के अंदर जो TSS कंटेंट होता है अबाउट 20 डिग्री ब्रिक्स होता है। TSS कंटेंट कितना होता है, 20 डिग्री ब्रिक्स होता है। यूनिट ऑफ TSS इज ब्रिक्स, सो वी रिप्रेजेंट TSS डेटा इन डिग्री ब्रिक्स। तो डिग्री ब्रिक्स कितना होगा, 20 डिग्री ब्रिक्स होगा। नेक्स्ट, जो मैंगो होते हैं उनके अंदर जो सेक्स एक्सप्रेशन होता है वो एंडोडायोसियस सेक्स एक्सप्रेशन होता है। एंडोडायोसियस सेक्स एक्सप्रेशन फाउंड इन मैंगो। जैसे कुछ फ्रूट होते हैं उनमें गायनोडायोसिस भी देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल फिग में गायनोडायोसिस टाइप का सेक्स एक्सप्रेशन होता है। वैसे मैंगो में जो सेक्स एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह का होता है, एंड्रोडायोसिस होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर अपने फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स आपको कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक तो देखो सिंपल आपको फ्लावर्स देखने को मिलता है जिसमें एक तो फीमेल पार्ट होता है और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होते हैं। दोनों अगर अवेलेबल होते हैं तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अपने बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, या हर्माफ्लोरिडेट फ्लावर भी बोल देते हैं, हर्माफ्लोरिडेट फ्लावर भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का जो फ्लावर होगा वो किस तरह का हो सकता है, दूसरे टाइप का जो फ्लावर होगा उसमें ऐसा हो सकता है ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है। तीसरे टाइप के अगर अपने फ्लावर की बात करें तो ऐसा फ्लावर हो सकता है जिसमें ओनली फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट हो सकता है। तो अब जिसमें फीमेल है उसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे, जिसमें मेल है उसको मेल फ्लावर बोलेंगे। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, कंबाइंड फॉर्म में इनको अपने क्या बोल देंगे, डायोसियस नेचर के बोलेंगे। तो ये डायोसियस फ्लावर है। अगर मेल प्रेजेंट है तो मेल और फीमेल प्रेजेंट है तो फीमेल, यानी सिंगल फ्लावर में सिंगल सेक्स ही प्रेजेंट होता है, या मेल प्रेजेंट होता है या फिर फीमेल प्रेजेंट होता है। बट ये जो फ्लावर है इसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है। इसमें कौन कौन सा है, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी, तो इसको अपने बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इस तरह का जो फ्लावर होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, और जो डायोसियस नेचर के फ्लावर होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ये तो हमने बात की टाइप ऑफ फ्लावर की। अब अपने बात करें टाइप ऑफ प्लांट्स की, एज ए सेक्स एक्सप्रेशन है ना, सेक्स एक्सप्रेशन के हिसाब से बात करें। एसिड प्लांट्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल है जिनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो ट्री होते हैं, इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको अपने हर्माफ्लोरिडेट ट्री बोल देते हैं। ठीक है, हर्माफ्लोरिडेट ट्री बोल देते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर वाली ट्री बोल देते हैं। ठीक है, दूसरे तरह की आपको कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ ट्री ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल और फीमेल, यानी जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं बट उनमें मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। ऐसे ट्री, ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लोकेशन पे। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन सेम
ट्री ए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, और अपने प्लांट भी कह सकते हैं, ट्री तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट इन सेम प्लांट ए डिफरेंट डिफरेंट पैलेस। तो इस तरह का जो प्लांट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट बोलेंगे। इसको अपने क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। तो मोनोसियस प्लांट क्या है, मोनोसियस प्लांट इन विच प्रेजेंट मेल एंड फीमेल फ्लावर ए डिफरेंट लोकेशन, है ना। एक ही प्लांट है, उसमें मेल और फीमेल डिफरेंट लोकेशन पे देखने को मिलते हैं, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, मोनोसियस। तीसरी जो कंडीशंस देखने को मिलती है वो आपको डायोसियस देखने को मिलती है। डायोसियस में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ए डिफरेंट प्लांट। मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो कंडीशन है यहां पर, तीसरी जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इसको अपने डायोसियस बोलते हैं। ठीक है, ये तो है, ये ऐसा प्लांट है फर्स्ट वाला जिसमें मेल और फीमेल सेम ही फ्लावर्स के अंदर है, तो ये हर्माफ्लोरिडेट प्लांट है ना, या फिर अपने इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट बोल देंगे। सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है एक ही प्लांट में, बट डिफरेंट लोकेशन पे है, इसको अपने मोनोसियस प्लांट बोल देते हैं। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपने ओनला सुना ही है, आंवला, ओनला। और जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पे, उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो प्रेजेंट ही डिफरेंट प्लांट के अंदर है, तो ऐसी अगर कंडीशन है तो उसको अपने कौन सा नेचर बोलते हैं, डायोसियस नेचर बोलते हैं। ठीक है, इसका भी आप एग्जांपल तो जानते ही हैं, पपाया और डेट पाम है वो इसके सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे तीन तरह का सेक्स एक्सप्रेशन, बट यहाँ मैंगो में कैसा है, मैंगो में तो एंड्रोडायोसिस है, इनमें से तो कोई आया नहीं। देखो, अगर ये फर्स्ट कंडीशन की बात करें, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, ये दोनों कंडीशन है ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। ये तो है कॉमन सेक्स एक्सप्रेशन। कुछ स्पेशल टाइप के भी सेक्स एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे प्लांट जिनके अंदर कुछ फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, यानी जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनमें ओनली फीमेल प्रेजेंट है। एक कंडीशन ये देखने को मिलती है। एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है ऐसे प्लांट जिनमें कुछ फ्लावर तो क्या है, बाइसेक्सुअल है, यानी जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनमें ओनली मेल प्रेजेंट है। ये इस तरह की भी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। अगर फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं गायनोडायोसियस। फॉर एग्जांपल फिग के अंदर गायनोडायोसिस टाइप का आपको सेक्स एक्सप्रेशन या फ्लावरिंग्स देखने को मिल जाती है। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो एक फ्लावर में भी देखने को मिलते हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर भी देखने को मिलते हैं और मेल फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं और मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट है और मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है डिफरेंट लोकेशन पे, तो इसको एंड्रोडायोसिस बोलते हैं। और इसी तरह की जो फ्लावरिंग्स है वो किसमें देखने को मिलती है, मैंगो के अंदर देखने को मिलती है। अब यहां पे कंसीडर्ड करने वाली जो मेन चीज है वो क्या है, यहां पे ये है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा वो तो प्रोड्यूस करे, वो तो प्रोडक्शन देगा, प्रोडक्टिव होगा, बट जो मेल फ्लावर है वो तो प्रोडक्टिव होते ही नहीं है, वो तो ओनली डोनर होते हैं, और इन डोनर की नीड ही नहीं है, क्योंकि बाकी जो फ्लावर है वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, तो ये डोनर किसी काम का नहीं है। तो ये एक तरह से अनप्रोडक्टिव फ्लावर्स होते हैं, ये अनप्रोडक्टिव फ्लावर्स होते हैं। तो मैंगो के अंदर एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम मैंगो में ये रहती है कि फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत रहती है। एक तो फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम रहती है और दूसरी किसकी प्रॉब्लम रहती है, फ्रूट ड्रॉप की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अब देखो मैंगो के अंदर एक तो एंड्रोडायोसिस टाइप की फ्लावरिंग्स देखने को मिलती है, और दूसरी आपको क्या देखने को मिलती है, फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब मैंगो में एंड्रोडायोसिस टाइप की फ्लावरिंग है, इस वजह से थोड़ी फ्रूटिंग कम होती है। ठीक है, और अगर हम देखें मैंगो की जो लंगड़ा वैरायटी है, मैंगो की कौन सी वैरायटी है, लंगड़ा जो वैरायटी है मैंगो की जो लंगड़ा वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और कितने परसेंट देखने को मिलते हैं, 69.8% आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। बट नेम क्या है, लंगड़ा, फिजिकल हैंडीकैप है ये। अब ये फिजिकल हैंडीकैप, अब ट्री कहां से फिजिकल हैंडीकैप है जी, इसमें फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लंगड़ा। इसमें कुछ पहली प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन था, क्योंकि इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर बहुत है, कितने हैं, 69.8% बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बट इसमें तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, इसमें फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत है। अगर आप इस तरह से ये दोनों प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं तो आपको जनरली ये देखने को मिलता है, ये नोटिस करने को मिलता है कि जब मैंगो में 1000 फ्लावर्स आते हैं, मैंगो में जब 1000 फ्लावर आते हैं उनमें से 1 फ्लावर ही फ्रूट डेवलप करने में सक्सेस हो पाता है। बाकी या तो क्या है,
उनका प्रॉपर पोलिनेशन नहीं हो पाता है, और अगर पोलिनेशन हो जाता है तो उनमें ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। 1000 में से ओनली 1 ही सक्सेस होता है। आप इसका अगर रेशियो देखेंगे, सक्सेस रेशियो फ्लावर टू फ्रूट फॉर्मेशन में, तो वो कितना है 0.1%, ये बहुत कम है। बट आप मैंगो का एक इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, यानी इन्फ्लोरेसेंस यानी फूलों का गुच्छा, इन्फ्लोरेसेंस एक देखेंगे तो सिंगल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर 1000 से 6000 तक फ्लावर्स होते हैं। 1000 से लेकर 6000 तक फ्लावर होते हैं। सपोज करिए अगर इतने फ्लावर से फ्रूट डेवलप हो गया तो इतने फ्रूट लग जाएंगे कि मैंगो टूट कर नीचे गिर जाएगा ट्री। तो इतने तो नहीं डेवलप होने चाहिए, बट ये 0.1% है, ये काफी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इससे अपने कंट्रोल करने के लिए हम पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, वो यूज करते हैं। वो जब हम डिसऑर्डर की बात करेंगे तो उसके अंदर अपने बात करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पे एक प्रॉब्लम जो है वो कंसीडर करने वाली है, देखने वाली है। आप देखना, आपसे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैंगो में फ्लावरिंग बिहेवियर कैसा होता है, एंड्रोडायोसियस होता है, या सेक्स एक्सप्रेशन कैसा होता है, एंड्रोडायोसियस होता है, ठीक है। और इसमें फ्लावर टू फ्रूट डेवलप होने में कितना परसेंट सक्सेस रेशियो होता है, 0.1% सक्सेस रेशियो देखने को मिलता है। कौन सी वेराइटी में, कौन सी जो वेराइटी है उसके अंदर सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, तो वो लंगड़ा है। और कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कौन सी वेराइटी के अंदर सबसे कम जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो उस समय आपका एग्जाम्पल क्या, सॉरी, इस समय आपका आंसर क्या होगा, रूमानी। देखो, रूमानी variety of mango which present minimum bisexual flowers which are 0.74 only। देखो, जो रूमानी होती है उसमें बहुत कम बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ओनली 0.74% ही बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और सबसे ज्यादा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वो कौन सी वैरायटी में होते हैं, लंगड़ा वैरायटी के अंदर होते हैं। बट इसमें सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लंगड़ा पड़ा है। नेक्स्ट अपने बात करें, जो मैंगो है उसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। There are some more example like citrus, जामुन एंड मैंगो, है ना। तो इनमें क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। What is पॉली एम्ब्रियोनी? पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स मोर देन 1 एम्ब्रियो फाउंड इन ए सिंगल सीड। कोई भी सीड होता है उसमें जनरली 1 एम्ब्रियो देखने को मिलता है ना, सिंगल एम्ब्रियो ही प्रेजेंट होता है। तो अगर अपने इसकी सॉल्विंग करवाते हैं तो इससे एक ही सीडलिंग बाहर आती है, ठीक है। बट जो पॉली एम्ब्रियोनी है उसका मतलब क्या है, मोर देन 1 एम्ब्रियो प्रेजेंट इन अ सिंगल सीड। जब हम इसकी सॉल्विंग करते हैं तो यहाँ पे मोर देन 1 सीडलिंग्स अपने को यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह का जो नेचर होता है उसको अपने पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी आपको मैंगो के अलावा जामुन और सिट्रस में भी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे मेन जो चीज है वो क्या ध्यान रखनी है, मैंगो की जो भी कमर्शियल वेराइटीज है, जिससे आपने वेराइटी पढ़ते हो, नीलम, दशहरी, मलिका, अमरपाली, निरंजन, ये बहुत सारी वेराइटीज है ना। तो इन वेराइटियों में पॉली एम्ब्रियोनी नहीं होती है। साउथ इंडिया की जो ट्रेडिशनल वेराइटीज है उनके अंदर ही ओनली पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। कमर्शियल वेराइटी में कभी पॉली एम्ब्रियोनी देखने को नहीं मिलती है। तो ये वेराइटी के कुछ एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल वेराइटी बापाकाई, चंदरकरन, कैंसिंगटन, किचनेर, कुरकान, मोवंडन, माइलेपेलिन, नेकरी, ओलार, पीच, प्रायर, स्टार्च, ये कुछ ऐसी साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल वेराइटीज है। ये कुछ ऐसी साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल वेराइटीज है जिनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। सभी में नहीं, सिर्फ आपको ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वेराइटी में, कमर्शियल में कभी नहीं देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, मैंगो इज क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड क्यों है? एक तो इसका रीजन क्या है, एंड्रोडायोसियस है, और दूसरा क्या है, और भी ऐसी कंडीशंस है जो क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। वो ब्रीडिंग वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो वेक्टर काम करता है वो इंसेक्ट करता है, इसलिए अपने इसको एंटमोफिलस बोलेंगे। मैंगो इज ए एग्जांपल ऑफ एंटमोफिलस पॉलिनेशन। और जो इंसेक्ट कौन सा है जो यहां पॉलिनेशन करता है, तो मैंगो के अंदर जो पॉलिनाइजर है वो हाउस फ्लाई होता है। मैंगो के अंदर जो पॉलिनाइजर होता है वो हाउस फ्लाई होता है। और हाउस फ्लाई का कई बार आपसे जूलॉजिकल नेम पूछ लिया जाता है, तो क्या बताएंगे आप, मस्का डोमेस्टिका। यानी जो हाउस फ्लाई है उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या बताएंगे आप, मस्का डोमेस्टिका। देखो, हाउस फ्लाई का जो
जूलॉजिकल नेम है वो कौन सा बताएंगे आप? मस्का डोमेस्टिका। जो मस्का डोमेस्टिका है वो हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है, ठीक है। यही इसका पॉलिनाइजर होता है, ठीक है, जो हाउस फ्लाई घर में मक्खी वगैरह होती है, ठीक है। अब देखो मैंगो में अगर हम अर्ली फ्लावरिंग, अगर मैंगो के अंदर अगर अपने अर्ली फ्लावरिंग क्या कर रहे हैं, इंड्यूस करना चाहते हैं, यानी टाइम से पहले ही हम यहां पर कुछ फ्लावरिंग देखना चाहते हैं जिससे हम अर्ली फ्रूटिंग ले सके। और आपको ही पता है अगर मार्केट के अंदर कोई फ्रूट अर्ली आ जाता है तो उसका प्राइस क्या मिलता है? ज्यादा। अगर अर्ली या लेट मार्केट में अपने सप्लाई करते हैं तो अर्निंग क्या होती है? ज्यादा। मेन सीजन में प्राइस कम होता है क्योंकि पीक में गल्ट के अंदर क्या होता है, मार्केट में सप्लाई होती है, इस वजह से प्राइस कम हो जाता है। अर्ली और लेट जो सप्लाई होती है वो कम होती है, डिमांड होती है वो ज्यादा। तो अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? 0.1% पोटेशियम नाइट्रेट यूज किया जाता है जिससे अर्ली फ्लावरिंग है वो इंड्यूस हो जाती है। वहीं पे जैसे फिलीपींस के जो फार्मर होते हैं वो स्मगिंग करते हैं, यानी जो फार्म होता है उसके अंदर धुआं करते हैं जिससे क्या होता है, अर्ली फ्लावरिंग होती है वो इंड्यूस हो जाती है। बाकी मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंगो का जो सिंगल इन्फ्लोरेसेंस, एक इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें 1000 से 6000 तक फ्लावर्स होते हैं और इनमें से जो फ्रूटिंग में सक्सेस हो पाता है ओनली 0.1% ही सक्सेस हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट और भी अपने इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो जनरल इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट चलते हैं अपने क्लाइमेट, है ना। देखो आप अच्छी तरह जानते हैं मैंगो जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट से बिलोंग करता है। ट्रॉपिकल बोले तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से बिलोंग करता है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब है तो ये ट्रॉपिकल मतलब कंडीशन से बिलोंग करने वाला, बट इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती गई। इसको हम सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो करते हैं और सेमी टेम्परेट रीजन होता है उसके अंदर भी इसको ग्रो करते हैं। बट इसका जो ओरिजिन है या इसका जो नेचर है वो कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, ठीक है। अब कोई भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्रॉप्स होता है तो उसकी ग्रोथ के लिए सबसे जो सुटेबल टेम्परेचर होता है, ग्रोथ के लिए सबसे जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 25 के आसपास होता है। अगर कोई भी ट्रॉपिकल कंडीशन की क्रॉप है, अगर कोई भी ट्रॉपिकल कंडीशन की क्रॉप है तो उसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल जो टेम्परेचर होता है वो 25। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि कई बार आपको पता तो होता है क्रॉप तो बिलोंग करती है ट्रॉपिकल रीजन से, क्रॉप तो बिलोंग करती है ट्रॉपिकल रीजन से, बट आपको पता नहीं होता इसकी ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या होगा। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाला जो ऑप्शन होता है उसको आप राइट कर दीजिए और आप 100% राइट होंगे। तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में होने वाली जो क्रॉप्स होती है उनकी ग्रोथ के लिए सुटेबल जो टेम्परेचर होता है ना वो 25 के आसपास ही होता है, लमसम ही होता है, +-3-4 यही मान के चलिए आप। तो अब मैंगो के लिए अगर एक्यूरेट बात करें, मैंगो के लिए जो सबसे सुटेबल टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो कितना होता है? 24 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैंगो की ग्रोथ सबसे बेस्ट देखने को मिलती है। अब देखो मैंगो में एक प्रॉब्लम है कि इसमें फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम है। तो जिस समय फ्लावरिंग का टाइम होता है उस समय वेदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर उस समय रेनफॉल देखने को मिलेगा तो फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और बहुत ज्यादा अपने को इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। ये हो गई बात क्लाइमेट की। नेक्स्ट अपने बात करें सॉइल, वैसे तो थोड़ी सी वाइड रेंज की सॉइल तक है वो मैंगो ग्रो किया जा सकता है, जैसे क्ले लोम है, सिल्ट लोम है, सैंडी लोम है, लोम है, इन सॉइल में मैंगो को ग्रो किया जा सकता है। बट सबसे जो सुटेबल सॉइल होती है वो सैंडी लोम सॉइल होती है, वो इसके लिए बेस्ट होती है। और अगर हम बेस्ट पीएच की बात करें तो जो मैंगो की जो ग्रोथ है वो सबसे बढ़िया 6.5 to 7.5 पीएच पे सबसे बढ़िया ग्रोथ होती है। लगभग न्यूट्रल जो पीएच है उसके पास आसपास इसकी ग्रोथ सबसे बढ़िया देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब प्रोपोगेशन। वैसे तो अपना जो प्रोपोगेशन वाला टॉपिक है उसके अंदर अपने प्रोपोगेशन मेथड डिस्कस कर चुके हैं और जितने भी फ्रूट्स थे उनके अपने कमर्शियल प्रोपोगेशन का भी डिस्कस हो चुका है, बट क्रॉप के साथ हम फिर से डिस्कस करते हैं। देखो मैंगो का प्रोपोगेशन वीनियर ग्राफ्टिंग से भी होता है, स्टोन ग्राफ्टिंग से भी होता है और इनआर्चिंग से भी होता है, बट वीनियर ग्राफ्टिंग इज कमर्शियल मेथड ऑफ मैंगो प्रोपोगेशन। वीनियर ग्राफ्टिंग है वो मैंगो का प्रोपोगेशन का कमर्शियल मेथड है और वाइड एरिया में अडेप्ट किया जाता है, बहुत बड़े स्केल पर क्या किया जाता है, इसको अडेप्ट किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो अडेप्ट किया जाने वाला मेथड है वो वीनियर ग्राफ्टिंग है। अब देखो एक चीज आपके दिमाग में और रखनी है, जैसा कि मैंने आपको प्रोपोगेशन में भी बताया था, कोई भी एवरग्रीन प्लांट होता है, कोई भी एवरग्रीन प्लांट होता है उसके प्रोपोगेशन का सबसे जो सुटेबल टाइम होता है वो कौन सा होता है? मॉनसून सीजन होता है। उसके पीछे रीजन क्या काम करता है? देखो जब आप बडिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं, चाहे कोई सा भी प्रोपोगेशन करें, बट बडिंग ग्राफ्टिंग करते हैं
तो एक तो लेते हैं आप रूट स्टॉक, जो रूट डेवलप करता है उसको आप क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक बोलते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें अपने डिस्कस हो चुकी है, बाकी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हो तो इतना तो आप जानते ही जानते हैं। और जो ऊपर का पार्ट, एरियल पार्ट जो डेवलप करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो इन दोनों को अपने अटैच करते हैं, उससे इनकी यूनियन बन जाती है और पूरा एक ही प्लांट तैयार हो जाता है। बट जब अपने ये काम करते हैं उस समय जो रूट स्टॉक होता है उसकी रूट तो ग्राउंड से वाटर एब्जॉर्ब करती है, बट साइन को वाटर की सप्लाई नहीं होती है। अगर हम ऐसी कंडीशन में प्रोपोगेशन करवा दें जिस समय इवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होती है, तो उस समय क्या हो जाएगी, इसमें विल्टिंग हो जाएगी और सक्सेस रेशियो बहुत कम देखने को मिलेगा। बट अगर मानसून सीजन के अंदर आप प्रोपोगेशन करवाते हैं तो उस समय इन्वायरमेंट में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, यूनियन बनने के चांसेस ज्यादा है। कटिंग है तो उसमें उसके विल्टिंग होने के चांसेस, कोई सा भी प्रोपोगेशन मेथड है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर क्या है, ज्यादा। इसलिए एवरग्रीन प्लांट जो भी है उनमें प्रोपोगेशन के लिए सबसे सुटेबल टाइम जो होता है वो मॉनसून सीजन होता है। अगर बात आ जाए टेम्परेट रीजन के प्लांट की, जैसे टेम्परेट रीजन एप्पल, पियर, पीच, प्लम, वॉलनट है ना, ये इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनमें प्रोपोगेशन के लिए जो सुटेबल टाइम होता है वो क्या होता है, देखो ये विंटर के अंदर डोरमेंसी में चले जाते हैं। जैसे ही डोरमेंसी मतलब से बाहर निकलते हैं तो इनमें इंस्टेंट ग्रोथ होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो अपने क्या करेंगे, वो डोरमेंसी से निकलने वाले हैं जस्ट, उससे जस्ट पहले प्रोपोगेशन करवा देते हैं। और वो जस्ट पहले का टाइम कौन सा होता है, फेब मार्च। तो जितने भी टेम्परेट रीजन के प्लांट है उनमें प्रोपोगेशन के लिए सबसे सुटेबल टाइम पूछ ले आपसे, आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, फेब मार्च कर दीजिए, 101% आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, एप्पल, पियर, पीच, पेरी है ना, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, आलमंड वगैरह, इन सब के अंदर यही टाइम आपको सूट करेगा प्रोपोगेशन के लिए, फेब मार्च सूट करेगा। ठीक है, तो मैंगो तो एवरग्रीन प्लांट है तो इसमें प्रोपोगेशन किस टाइम होना चाहिए, मॉनसून में होना चाहिए, अगर सीधा आपसे राउंड फिगर में इस तरह का क्वेश्चन पुट कर लिया जाए तो। अगर आपसे पूछ ले वीनियर ग्राफ्टिंग के लिए सबसे सुटेबल पर्टिकुलर मंथ पूछ ले तो कौन सा टाइम है जो सबसे सुटेबल है, वीनियर ग्राफ्टिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम है वो कौन सा, अगस्त मंथ होता है, वो सबसे सुटेबल है तो मॉनसून सीजन का ही। तो ये ध्यान रखना है, वीनियर ग्राफ्टिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम है वो अगस्त है। और यही मेन मेथड है जो सबसे ज्यादा वाइड अडॉप्ट किया जाता है, कमर्शियल मेथड है। और हमने पीछे प्रोपोगेशन के अंदर बात भी की थी, डिस्कस भी किया था, जो वीनियर ग्राफ्टिंग होती है ओनली ऐसी ग्राफ्टिंग है जिसमें अपने क्या करते हैं, स्टेम के साइड में ग्राफ्टिंग करते हैं, बाकी तो स्टेम के ऊपर उसको काट के उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। ये साइड में होती है इसलिए वीनियर ग्राफ्टिंग को अपने साइड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग इज आल्सो नोन एज साइड ग्राफ्टिंग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने आगे बढ़े। नेक्स्ट अपना दूसरा जो मेथड है प्रोपोगेशन का वो कौन सा, स्टोन ग्राफ्टिंग है। ठीक है, स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज सीडलिंग प्रिपेयर अर्ली, है ना, जो सीडलिंग जो प्रिपेयर होती है वो अर्ली तो नहीं कहते, शॉर्ट टाइम में कह सकते हैं ना। तो अगर आप शॉर्ट टाइम में अगर सीडलिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में अगर आप सीडलिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा, स्टोन। क्यों है, देखो अगर आप बडिंग या ग्राफ्टिंग का कोई अदर मेथड यूज करते हैं देन यू शुड सिलेक्ट 9 to 12 मंथ रूट स्टॉक। आपको ये 9 to 12 मंथ का रूट स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर का होगा। फिर आप इस पर क्या करेंगे, किसी तरह की बडिंग या ग्राफ्टिंग करेंगे और उसके बाद 1 ईयर के लिए इसको नर्सरी के अंदर और रखेंगे, है ना। टोटल कितना टाइम हो गया, 2 ईयर्स, है ना। तो यहां पर जो आपकी सीडलिंग प्रिपेयर हो रही है ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितने टाइम में कितने टाइम के अंदर प्रिपेयर हो रही है, ये प्रिपेयर हो रही है 2 ईयर के अंदर। कितने टाइम में प्रिपेयर हो रही है, 2 ईयर के अंदर आपकी सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए प्रिपेयर हो रही है। वहीं पे स्टोन ग्राफ्टिंग में देखो क्या होता है, स्टोन ग्राफ्टिंग में आपने क्या किया, मैंगो स्टोन है उसको नर्सरी में ग्रो किया, जैसे ही उससे क्या होती है सीडलिंग बाहर आती है, ये लगभग 20 to 25 डेज की होती है, यानी 20 to 25 डेज ओल्ड होती है, तब अपने उसको ऊपर से कट कर देते हैं, यानी लगभग 15 to 20 सेंटीमीटर की होती है ये। इस समय इसका जो कलर होता है ब्रोंज टाइप का कलर होता है। अब अपने फर्स्ट मंथ में इसको कट करके इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। तो जो ग्राफ्टिंग है वो कितने टाइम में कर दी आपने, 1 मंथ में ही कर दी, बाकी में 1 ईयर में करते हैं। बाकी में रूट स्टॉक कितने टाइम का होता है, 1 ईयर का, तो 1 मंथ में ही आपने इसमें ग्राफ्टिंग कर दी। अब ये फर्स्ट ईयर में ही क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएगा। 1 ईयर के अंदर ही क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अदर मेथड में आपको प्लांट तैयार करने में 2 ईयर का टाइम लगता है, तो आपको यहां स्टोन ग्राफ्टिंग में ओनली कितना टाइम लगेगा, ओनली 1 ईयर का टाइम लगेगा। तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन में प्लांट मटेरियल तैयार कर रहे हैं या प्लांट्स तैयार कर रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो आप सबसे बढ़िया मेथड कौन सा लेंगे, स्टोन ग्राफ्टिंग।
और कुछ एरिया में तो स्टोन ग्राफ्टिंग को एज ए कमर्शियल मेथड भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो जो स्टोन ग्राफ्टिंग है अडॉप्टेड एज ए कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड इन मैंगो इन पर्टिकुलर कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र रीजन के अंदर इसको कमर्शियल मेथड की तरह भी यूज किया जाता है। बट मेन जो कमर्शियल मेथड है जो वाइड अडॉप्ट किया जाता है वो कौन सा है? वीनियर ग्राफ्टिंग है। तीसरा जो मेथड है वो कौन सा? इनार्चिंग। सॉरी, स्टोन ग्राफ्टिंग में पहले बता देता हूं। स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए जो सबसे सुटेबल टाइम होता है वो सितंबर होता है। वीनियर ग्राफ्टिंग के लिए अगस्त और स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा होता है? सितंबर होता है। नेक्स्ट है इनार्चिंग। प्रोपोगेशन मेथड में आपको मैंने पूरे के पूरा इसका जो मेथड है वो बता दिया था, बट एक बार आप फिर से डायग्राम देख लें, फिर से रिवाइज हो जाएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहां पे देखो इनार्चिंग में क्या होता है, जो रूट स्टॉक होता है उसको अपने मदर प्लांट के पास में लेके आते हैं और उसमें क्या करते हैं, मदर प्लांट से जो हम साइन लेते हैं उसके साथ उसको मैच करके जो भी कट बना के उसके पास में उसको क्या कर दिया जाता है? टाई कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद यूनियन बन जाती है। जब यूनियन बन जाती है तब अपने साइन को मदर प्लांट से अलग करते हैं। ओनली ऐसी ग्राफ्टिंग है जिसमें साइन को मदर प्लांट से यूनियन के बाद अलग किया जाता है, डीअटैच किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी ग्राफ्टिंग है उनके अंदर जिस समय हमें ग्राफ्टिंग करनी होती है उसी समय अपने क्या करेंगे, जो साइन सूट होती है उसको मदर प्लांट से रिमूव कर लेते हैं ग्राफ्टिंग के टाइम। ठीक है, सिर्फ इसमें अपने ग्राफ्टिंग कर देंगे, बाद में जब उनकी यूनियन मिल हो जाएगी, यानी ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यूनियन डेवलप हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे, अपने इसको मदर प्लांट से अलग करेंगे। जब तक यूनियन नहीं बनी तब तक ये मदर प्लांट से अटैच थी साइन, इसलिए इनार्चिंग को अटैच ग्राफ्टिंग। बाकी जितनी भी रेस्ट ग्राफ्टिंग है, जितनी भी बची हुई ग्राफ्टिंग है, उन सबको डी अटैच ग्राफ्टिंग। ओनली इनार्चिंग इज अटैच ग्राफ्टिंग एंड अदर आर डी अटैच ग्राफ्टिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनार्चिंग है वो भी मैंगो में प्रोपोगेशन के काम में लिया जाता है। और इनार्चिंग को जो ईस्ट इंडियन मैंगो फार्मर है, यानी पूर्वी भारत के जो आम के किसान है, ईस्ट इंडियन मैंगो फार्मर है, वो इसको एज ए कमर्शियल मेथड भी यूज करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जो इनार्चिंग है वो कहां एज ए कमर्शियल यूज होती है, तो वो ईस्ट इंडिया में यूज होती है। और इनार्चिंग के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है? जुलाई है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है इनार्चिंग के लिए। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट अपने बात करें यहां पे आगे अपने, अब प्रोपोगेशन का हमने बात कर ली, तो अब जाहिर सी बात है नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रूट स्टॉक का रहेगा। भी हम कौन कौन सा रूट स्टॉक सिलेक्ट करें और कौन कौन से रूट स्टॉक है वो मैंगो के पॉपुलर है। तो जब भी मैंगो के रूट स्टॉक की बात होती है तो सबसे पहले हम हमेशा ही वेल कोलम्बन है उसका डिस्कस करते हैं। मैंगो का एक वेल कोलम्बन एक पॉपुलर रूट स्टॉक है जो एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है और ये ऑक्टाप्लॉइड होता है। बाकी मैंगो क्या है? टेट्राप्लॉइड है। और ये कैसा है? ऑक्टाप्लॉइड। ये ऑक्टाप्लॉइड होता है, यानी जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 80। हैप्लॉइड तो सेम ही रहने वाले हैं, हैप्लॉइड तो सेम ही रहने वाले 10। मैंगो में भी हैप्लॉइड तो सेम ही रहेंगे, लेकिन जो बाकी मैंगो है वो टेट्राप्लॉइड है और ये मैंगो है वो कौन सा है? ऑक्टाप्लॉइड। ये भी येलो पॉलीप्लॉइड ही है। ठीक है, जैसे मैंगो सारा का सारा ही क्या है, इसमें प्लॉइडी लेवल कैसा है? टेट्राप्लॉइड है, बट कैसा है? येलो पॉलीप्लॉइड है। तो ये वेल कोलम्बन भी क्या है? येलो पॉलीप्लॉइड ही है। और ये जो है एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है। जो वेल कोलम्बन है ये एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है। अगर हम डेंस प्लांटिंग करना चाहते हैं, मींस मोर नंबर ऑफ प्लांट वांट टू ग्रो इन सेम फील्ड, अगर आप सेम फील्ड में ज्यादा प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप ड्वार्फ रूट स्टॉक लेंगे। तो वेल कोलम्बन एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है जिसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज किया जाता है। उसके अलावा हम अदर जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुरकान, ओलार, है ना, नीलेश्वर ड्वार्फ, तोतापुरी रेड और नीलेशन। ये कुछ ऐसे रूट स्टॉक है जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वेल कोलम्बन तो ड्वार्फ रूट स्टॉक है ही, उसके अलावा कुरकान, ओलार, नीलेश्वर ड्वार्फ, तोतापुरी रेड स्मॉल और नीलेशन, ये कुछ और रूट स्टॉक है जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है। कुछ मैंगो के रूट स्टॉक ऐसे हैं जो एल्केलाइन सॉइल होती है उसके लिए टॉलरेंस शो करते हैं, यानी एल्केलाइन कंडीशन के अंदर उनको ग्रो किया जा सकता है। ऐसे कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कुरकान, नेकरी और ओलार है। कुरकान, नेकरी और ओलार है, ये साल्ट टॉलरेंट होते हैं, यानी जिस सॉइल के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां पे इन रूट स्टॉक को अपने यूज करना चाहिए।
नेक्स्ट है टाइम ऑफ प्लांटिंग। देखो एवरग्रीन जो प्लांट है उनमें मैंने प्रोपोगेशन के लिए सुटेबल टाइम क्या बताया था, मॉनसून बताया था। तो उनकी प्लांटिंग का भी जो सुटेबल टाइम होता है वो कौन सा होता है, मॉनसून सीजन ही होता है। देखो आप नर्सरी से किसी प्लांट को अपरूट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी रूट डिस्टर्ब होगी, फिर जाके अपने ऑर्चार्ड में उनको ग्रो लगाएंगे, तो अब उसकी रूट को सॉइल के अंदर सेटलमेंट होने में टाइम चाहिए। अगर उस टाइम इवोपरेशन ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा है तो प्लांट विल्टिंग में चला जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्यों ना अपने इस टाइम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करें जिस समय इवोपरेशन रेट और ट्रांसपायरेशन रेट है वो स्लो होती है। और वो कब स्लो होती है, मॉनसून सीजन के अंदर स्लो होती है, क्योंकि मॉनसून के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय ट्रांसप्लांटिंग में प्लांट सक्सेस होने के रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितने भी एवरग्रीन प्लांट है उनके लिए ट्रांसप्लांटिंग का टाइम एक इक्के दुक्के को छोड़कर याद रखो मॉनसून सीजन ही होता है। तो मैंगो के लिए भी ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम कौन सा है, जून जुलाई, और ऑलमोस्ट के लिए भी कौन सा होता है, जून जुलाई होता है। और जो टेम्परेट रीजन के प्लांट है यानी डेसिडियस नेचर के, मैंने बताया था एप्पल, पियर, पीच, प्लम, आलमंड, है ना, ये इस तरह के जो प्लांट है इनके जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम होता है वही जैसे ही डोरमेंसी से निकलने वाले हैं उस समय करना चाहिए, ताकि उस समय क्या होगा, अचानक से रूट और शूट अच्छी ग्रोथ होगी और ये बहुत बढ़िया सर्वाइव हो जाएंगे। तो टेम्परेट रीजन के या डेसिडियस नेचर के जो प्लांट होते हैं उनके लिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए सुटेबल जो टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है, फेब मार्च होता है। और एवरग्रीन प्लांट है उनके लिए मॉनसून सीजन सबसे बढ़िया होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैंगो की ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम कौन सा बताया हमने, जून जुलाई। साइज ऑफ पीट की बात करें तो मैंगो की जो एवरेज जो वेराइटीज है उनके लिए अपने 1 बाय 1 मीटर का पीट तैयार करेंगे। 1 ही लेंथ, 1 मीटर ही लेंथ, 1 मीटर ही विड्थ और 1 मीटर ही डेप्थ अपने काम में, यानी अपने बोल सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर का जो पीट है वो तैयार करेंगे। ये ऑलरेडी मैं प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड वाले टॉपिक में आपको बता चुका हूं। जो ऑर्चार्ड में पीट तैयार करते हैं वो प्लांटिंग के 1 मंथ पहले करते हैं, ठीक है। तो वो उसमें डिस्कस हो चुका है। 1 बाय 1 मीटर का अपने पीट तैयार करेंगे। प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 10 बाय 10 मीटर रखते हैं। अगर इस डिस्टेंस के साथ अगर अपने प्लांटिंग करते हैं किसी भी ट्री की, तो 1 हेक्टेयर के अंदर जो नंबर ऑफ प्लांट आते हैं वो कितने आते हैं, 100 प्लांट आते हैं। बट कुछ जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, वो ड्वार्फ वेराइटी है, उनमें जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो स्पेसिफिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो की आम्रपाली वेराइटी एक ड्वार्फ वेराइटी है, तो उसके अंदर अपने प्लांटिंग डिस्टेंस 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखते हैं। इन केस ऑफ आम्रपाली वी कैन प्लांटेड 1600 प्लांट्स इन ए हेक्टेयर। तो इस केस में अपने क्या कर सकते हैं, 1600 यानी 1600 जो प्लांट है वो उनकी प्लांटिंग कर सकते हैं। ये आम्रपाली के केस में एवरेज जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो कितना मेंटेन करेंगे आप, 10 बाय 10। बाकी ड्वार्फ और सेमी ड्वार्फ वेराइटियों में ये डिस्टेंस है ये वेरियस हो सकती है, वेरी कर सकती है ना। तो ये अपने जब वेराइटी का डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आम्रपाली एक पॉपुलर वेराइटी है इसलिए मैंने यहां पर साथ में मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ प्रूनिंग। देखो कोई भी फ्रूट ट्री है तो उसके अंदर आप प्रूनिंग कब करेंगे, प्रूनिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम कौन सा होगा। कोई भी फ्रूट ट्री है तो उसमें क्या करेंगे, जिस समय फ्रूटिंग कंप्लीट हो जाती है, फ्रूटिंग कंप्लीट हो जाती है यानी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके कुछ टाइम बाद फिर से उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो बीच में उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, वो थोड़ा सा रेस्ट करता है। रेस्ट का मतलब डोरमेंसी में जाने का नहीं, मतलब ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती है। तो यहां पर क्या होता है, न तो कोई फ्लावर होते हैं न कोई बात, जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग और बिफोर फ्लावरिंग, ये जो बीच का टाइम होता है ये सबसे बढ़िया होता है। इस समय अपने को क्या कर देना चाहिए, प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग मींस क्या होता है, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड एंड एक्स्ट्रा ब्रांचेज। जो अनवांटेड ब्रांचेज होते हैं उनको रिमूव करना ही क्या होता है, प्रूनिंग होता है। तो प्रूनिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग होता है। तो मैंगो में जो फ्रूटिंग टाइम होता है वो मई टू जुलाई होता है। मई टू जुलाई के अंदर मैंगो में फ्रूटिंग देखने को मिलती है। तो जुलाई के बाद वाले मंथ है उनको प्रूनिंग के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। तो वो सबसे बढ़िया जो मंथ होंगे प्रूनिंग के लिए वो कौन से होंगे, अगस्त टू सितंबर जो मंथ होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मेथड कौन सा होना चाहिए। देखो ट्रेनिंग प्रूनिंग वाला टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने बात की थी कि एक दो जैसे एप्पल है, ओनला है, इनको छोड़कर कोई सी भी फ्रूट ट्री है उनमें जनरली अपने कौन सा ट्रेनिंग मेथड काम में लेते हैं, सेंट्रल लीडर सिस्टम, जिसमें अपने मेन स्टेम को 1 मीटर से ऊपर तक ग्रो करने देते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर। उसके बाद उसको ऊपर से कट कर देते हैं और साइड में जो प्राइमरी ब्रांचेज होती है उनको अलाउ कर देते हैं, और ये 4 to 6 ब्रांचेज है उनको अलाउ करते हैं।
4 to 6 ब्रांचेज है अपने, उनको अलाउ करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, पूरा जो ट्री होता है वो राउंड शेप में होता है और पूरा ओपन होता है, सनलाइट भी बढ़िया आती है इसमें, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो फ्रूट की क्वालिटी बहुत आती है। तो ये मेथड ही सभी फ्रूट ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ओनला और एप्पल को छोड़कर। तो इस मेथड का नाम क्या है, मॉडिफाई लीडर सिस्टम। तो मैंगो के लिए भी ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, मॉडिफाई लीडर सिस्टम ही सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग टाइम। फ्लावरिंग जो टाइम होता है मैंगो में वो फेब मार्च होता है, फ्लावरिंग टाइम जो होता है वो फेब मार्च होता है। अगर हम फ्रूटिंग टाइम की बात करें, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं, बाकी दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मई जुलाई जो होता है वो फ्रूटिंग टाइम होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है वैरायटी पे, अर्ली वैरायटी है वो मई जून में फ्लावरिंग दे जाती है, सॉरी फ्रूटिंग दे जाती है, और जो मिड सीजन की वैरायटी वो मई जून के अंदर जून जुलाई के अंदर फ्रूटिंग दे जाती है, और जो लेट वैरायटियां होती है वो जुलाई और इवन अगस्त तक भी कई बार फ्रूटिंग दे जाती है। बाकी एवरेज जो टाइम है मई टू जुलाई है, वही फ्रूटिंग का सबसे मेन टाइम होता है, पीक टाइम होता है। इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा फ्रूट है वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अब अपने बात करें हार्वेस्टिंग इंडेक्साइसिस की, है ना, हार्वेस्टिंग इंडेक्स की। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होती है, देखो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब है राइट टाइम क्या है हार्वेस्ट करने का। तो आज का लेक्चर अपना काफी लेंथी हो गया, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा, यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है। उसके बाद हम वेराइटियों पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिजीज, पेस्ट, इंसेक्ट पे डिस्कस करेंगे, और उस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, अब हम पूरा डिस्कस करने के बाद इनके बेसिस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर भी अपने डिस्कस करेंगे। मैंगो एक मेजर क्रॉप है, काफी लेंथी है, 4 to 5 लेक्चर के बगैर ये कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए अपने इसके 4 to 5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के अपने इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।